बारे में ज्योग्राफी में हमारी 5 क्लास हो चुकी है, 6 क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी चर्चा चल रही कि भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे थे। भारत को भौतिक रूप से हमने 6 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हो गया द नॉर्थर्न माउंटेन, सेकंड हो गया द नॉर्थर्न प्लान्स, थर्ड हो गया इंडिया डेजर्ट, 4 हो गया डेनिसुला प्लेटू और 5 हो गया कोस्टल प्लान्स और 6 हो गया ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो आज हम सेकंड नंबर का टॉपिक है नॉर्थर्न प्लान्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। हमारी पिछली वीडियो थी हिमालय के बारे में, जब हमने हिमालय में चर्चा किया था। हिमालय जो हमारा नॉर्थर्न माउंटेन उत्तर के पर्वत है, उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया, हिमालयाज के बारे में पढ़ लिया और नॉर्दर्न ईस्ट हिल्स पूरा उत्तर पहाड़ियाँ उसमें हमने पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लान्स, उत्तर के मैदानों के बारे में हम बात करते हैं। उत्तर के मैदानों का अन्य नाम देखते हैं, अदर्स नेम, इसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लान्स भी कहते हैं। प्लान्स भी कहते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसके मैदान भी इनको इसके नाम से पुकारा जाता है। लोकेशन की बात करते हैं, इट इज़ द सिचुएटेड टू बी साउथ ऑफ शिवालिक, जो हमारा लास्ट का दक्षिणतम हिमालय था, जिसके दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर के मैदान स्थित है। ऑर्गन ऑफ नॉर्थ प्लान्स, जो उत्तर के मैदान है, नॉर्थ प्लान्स हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो नदियों से लाए गए अवसाद के जमाव के कारण नदी जो शिवालिक हिमालय, हमने पढ़ा था कि शिवालिक हिमालय एक सॉफ्ट माउंटेन है जिसमें अधिक कोरोजन होता है, जिससे नदियाँ वहाँ से अपशिष्ट सेडिमेंटों को बहाकर लाती है। तो वो सेडिमेंट पहाड़ से जब नदियाँ आती है, पहाड़ है, मानो ये शिवालिक हिमालय है, यहाँ से जब नदियाँ आती है तो पहाड़ों पर गति तेज होने के कारण ये पहाड़ों से अपशिष्ट पदार्थों को ले आती है, उनको पर्वतों को, माउंटेनों को काटते हुए आती है और प्लान्स में यहाँ पर ये जमा देती है। तो ये सेडिमेंट के जमाव के कारण ही मैदानों का निर्माण होता है। ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट ब्रॉक फ्रॉम द रिवर्स, यानी कि नदियों के अपशिष्ट पदार्थों के जमाव के कारण। टाइप ऑफ नॉर्दर्न प्लान्स के बारे में, यानी कि उत्तर के जो मैदान हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हो गया बाबर, सेकंड हो गया तराई, थर्ड नंबर का हो गया खादर, 4 नंबर का होगा बांगर। इनकी ट्रिक देखते हैं तो ट्रिक हो जाएगी भात खाबो। ट्रिक क्या हो जाएगी? भात खाबो। भा से बाबर, तै से तराई, खा से खादर, बा से बो से हो जाएगा बांगर। अब हम बात करते हैं भाबर के बारे में। भाबर मोटिव, जैसे कि मान लो ये हमारा माउंटेन है, यहाँ से नदियाँ निकल के ये हमारा माउंटेन है, यहाँ से नदियाँ निकलती हुई आ रही है। तो ये नदियाँ निकलती हुई आ रही है तो सबसे पहले इसमें मोटे मोटे पत्थर होंगे। तो मोटे मोटे पत्थर होने के कारण नदियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं देती है और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाती है पत्थरों के कारण, और यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में हम कृषि नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद तराई आ जाती है। तराई में छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं और आगे जाकर खादर और बांगर आ जाते हैं। खादर को हम देखेंगे कि खादर नई बाढ़ वाली मिट्टी होती है और बांगर पुरानी ओल्ड मिट्टी होती है, ओल्ड सॉइल होती है, जो कि बाढ़ के कारण
आई हुई है। देखते हैं, हम बाबर के बारे में बात करते हैं। मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, कोर्स बोल्डर्स ऑफ फाउंडर्स। नदियाँ लुप्त हो जाती है, द रिवर्स वुड डिस्पेयर, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर हैं वहाँ पे नदियाँ हमें दिखाई नहीं देती है। उबड़ खाबड़ जमीन, इट इज ए रदर लैंड, रफ लैंड, सॉरी, इट इज ए रफ लैंड। फॉर बात करते हैं, कृषि योग्य भूमि नहीं है, इट इज नॉट अराइव्ड द लैंड। अराइबल लैंड, कृषि योग्य भूमि नहीं है। तराई की बात करते हैं तो तराई में नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स कम आउट अगेन, दोबारा दिखाई देती है। ये समतल एवं नम युक्त क्षेत्र है, इट इज़ द फ्लैट एंड मॉइस्चर एरिया। यहाँ पर फसल की बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, तो फसल यहाँ पर शुगर और पैडी बोया जाता है, यानी गन्ना और धान की खेती की जाती है, क्योंकि गन्ना और धान को बहुत ही अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे खादर क्षेत्र के बारे में। खादर क्षेत्र जैसे ये नदी आ रही है, इसके पास वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी को जमी हुई होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही मानी जाती है। एरिया विद मोस्ट फर्टाइल सॉइल, नमी जलोढ़ मृदा का निर्मित होती है, ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है यहाँ पर। और नदियों के बाढ़ वाला क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे हर साल में बाढ़ आती रहती है। फ्लोट प्लेन्स ऑफ रिवर्स, नदियों के कारण बाढ़ आती है। तो सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा है? खादर। और नई बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी से कौन से क्षेत्र का निर्माण होता है? खादर क्षेत्र का। अब हम बात करते हैं बांगर एक उच्च भूमि होती है जहाँ पर पुरानी समय पर बाढ़ आई हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर जमाव हो गया था, और वो ओल्ड जलोढ़ मिट्टी है, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है, नॉन फ्लडेड एरिया है, उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, हाईलैंड एरिया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, मेड ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल के बारे में भौतिक क्षेत्र का तीसरा पार्ट है भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। लोकेशन की बात करते हैं, जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में पाया जाता है। इट इज सिचुएटेड ऑफ द वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली के पश्चिम में स्थित है। एक्सपेंशन की बात करते हैं, यानी विस्तार की बात करते हैं, तो राजस्थान प्लस में गुजरात प्लस में हरियाणा और दिल्ली तक भी फैला हुआ है। सॉरी, ये अरावली क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, ये तो इंडियन डेजर्ट की बात हो रही है। तो इंडियन डेजर्ट हमारे राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन है। एशिया लार्जेस्ट डेजर्ट, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? अरब का मरुस्थल। कौन सा? अरब का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, संसार का, एक तो एशिया का और एक संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट, जो कि कूल डेजर्ट है। यदि पूछे संसार का सबसे गर्म डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट आ जाएगा, सहारा का मरुस्थल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं।
हैं @classes by मनमोहन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा 4 नंबर का क्लासिफिकेशन है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में हम बात करते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू देयर वाज ए पार्ट ऑफ द सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल 3 साइड। ऐसा स्थान जो कि 3 तरफ से घिरा, पानी से घिरा हुआ हो, उसे ही हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। पार्ट ऑफ ए गोंडवाना लैंड, ये एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इट इज़ ए ओल्डेस्ट लैंड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुला प्लेट्यू को कहा जाता है। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू में? फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अरावली पर्वतमाला, सेकंड देखेंगे विंध्या पर्वत जो कि एमपी में है, सतपुड़ा का पर्वत देखेंगे। इनकी लोकेशन आप देख सकते हो कि विंध्या पर्वत के साउथ में सतपुड़ा माउंटेन है। फिर हम पढ़ेंगे केंद्रीय उच्चभूमि में हम पढ़ेंगे मालवा के पठार, बुलंदखंड के पठार, बघेलखंड के पठार। और फिर हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड पे, मेघालय का पठार देखेंगे। फिर हम देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी में मिलती है। एक नीलगिरी की पहाड़ी के जस्ट साउथ में ही एक इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो कि भारत की सबसे साउदर्न हिल्स है। प्रायद्वीपीय पठार हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन के बारे में हम बात करते हैं। अरावली माउंटेन की लेंथ की बात करते हैं तो अरावली माउंटेन की लेंथ हो जाएगी इसमें 800 किलोमीटर्स। एक्सपेंशन की बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। दिल्ली में एक रायसीना हिल्स की पहाड़ी है जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंस हाउस है, रायसीना की पहाड़ी है, रायसीना हिल्स में, जो कि किसका हिस्सा? अरावली माउंटेन्स का हिस्सा है। ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है? अरावली माउंटेन। रजिस्टल माउंटेन है, यानी कि रजिस्टल माउंटेन का मतलब होता है कि वो बिल्कुल अक्षीण होता है ना, अपशिष्ट के रूप में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू जो कहाँ पे? राजस्थान में। यहाँ पे गुरु शिखर पर ही यहाँ पे जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। गुरु शिखर की हाइट की बात करते हैं तो 1762 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंध्याचल माउंटेन। विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। डिवाइडेड इंडिया इनटू द नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। कौन करता है? विंध्याचल माउंटेन, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल की बात करते हैं तो सद्भावना शिखर है जो कि हाईएस्ट पीक है। पार्ट ऑफ द विंध्याचल माउंटेन के जो हिस्से हैं उनकी बात कर लेते हैं। भारनेर और कोमूर ये विंध्याचल पर्वत के हिस्से हैं। भारनेर तो एमपी में पाया जाता है, कैमूर एमपी और बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन की बात करते हैं तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है। विंध्याचल सतपुड़ा माउंटेन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। और ये सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में जाएंगे तो हम विंध्याचल पर्वत, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और महाकाल की पहाड़ियाँ।
विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और सतपुड़ा के साउथ में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। राजपीपला, महादेव और मैकाल ये सभी सतपुड़ा के हिस्से हैं। अमरकंटक जो कि मैकाल पहाड़ी का हिस्सा है, जहाँ से सोम और नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महादेव पर्वत के बारे में बात करते हैं, महादेव हिल्स के बारे में बात करते हैं। धूपगढ़ जो चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की है, कहाँ पे है? धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में है। यह धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एमपी एंड सतपुड़ा माउंटेन। यह एमपी और मध्य प्रदेश और सतपुड़ा माउंटेन की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। पंचमढ़ी को कहा जाता है? क्वीन ऑफ सतपुड़ा। क्वेश्चन आएगा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में तथा ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटियों में बहती है। नर्मदा रिवर्स फ्लो इन द नॉर्थ ऑफ सतपुड़ा एंड ताप्ती रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली इन द साउथ ऑफ सतपुड़ा। ये हम डायग्राम में देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल हाई ग्राउंड, केंद्रीय उच्च भूमि में हम 3 तरह के पर्वत के बारे में बात करेंगे। मालवा का पठार, बुलंदखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। मालवा का पठार की स्टार्ट करते हैं। मालवा का पठार का एक्सपेंशन गुजरात, राजस्थान और एमपी में है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसका निर्माण कैसा हुआ? ज्वालामुखी से और बैसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। फ्रॉम द वैल्कनो और बैसाल्ट रॉक से इसका निर्माण हुआ है। सॉइल बात करते हैं तो मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कि कॉटन यानी कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पर चम्बल और सिंध, बेतवा, कैन ये सभी नदी यहाँ पर प्रभावित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुलंदखंड का पठार एमपी और यूपी दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है। बघेलखंड की पठार की बात करते हैं, यूपी और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार के बारे में बात करते हैं। इसका विस्तार देखते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका झारखंड में है। भारत का रूट प्रदेश भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक लोहा और कोयला प्राप्त होता है। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर का पठार है उसको 2 भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी के नॉर्थ पार्ट को हम हजारी का पठार बोलते हैं और साउथ पार्ट को हम रांची का पठार बोलते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ द छोटा नागपुर की हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो रासनाथ है। कौन सी है? रासनाथ, जो कि हजारी के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलांग के पठार की। शिलांग का पठार या मेघालय का पठार कहा जाता है। पार्ट ऑफ द पेनिसुला प्लेटू, यह हिमालय का पार्ट नहीं है, यह पेनिसुला प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। शिलांग के पठार या मेघालय के पठार को। इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द हिल्स ऑफ द राजमहल टू द ईस्ट। ये है इसका एक्सपेंशन। राजमहल की पहाड़ियाँ है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ है।
राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में हैं, तो इसके पूर्वी विस्तार राजमहल के इसका निर्माण कैसा हुआ है? राजमहल की जो पहाड़ियाँ है उसका पूर्व में विस्तार ही शिलांग का पठार माना जाता है। मालवा गैप से शिलांग के पठार तथा राजमहल की पहाड़ियाँ अलग करती है। राजमहल की पहाड़ियाँ का ही विस्तार है, लेकिन इसको अलग कौन करती है? एक मालवा का गैप है जो कि राजमहल की पहाड़ियों से शिलांग के पठार को अलग करती है। द मालवा गैप सेपरेटेड द शिलोंग प्लेट्यू फॉर द राजमहल हिल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 हील पाई जाती है यहाँ पे। 5 हील कौन सी है? खासी, गारो, जयंती, निकार और रिंगमा। रिंगमा, खासी, शिलांग, खासी, गारो और जयंती ये सभी मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, और निकार और रैगमा ये सब दोनों असम की पहाड़ियाँ है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किसे माना जाता है? मानसी राम को माना जाता है, जो कि खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? खासी पहाड़ी पर। रेनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, जो कि मानसीराव, जो कि खासी पहाड़ी पर स्थित है। खासी, गारो, जयंती ये सभी यहाँ की जनजाति के नाम पर ये पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार जिसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। इट इज़ द साउथ ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, यह दक्कन के पठार के साउथ में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का एक्सपेंशन देखते हैं तो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं तो 1200 मीटर इसकी हाइट है, एवरेज हाइट। अदर नेम की बात करते हैं तो इसे सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। इंडिया सेकंड टॉल माउंटेन, इंडिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत, ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लेंथ वाला। सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? वेस्ट घाट माउंटेन। फर्स्ट पे कौन आएगा? हिमालय आएगा। 16 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो 16 डिग्री अक्षांश, जैसे कि मान के चलते हैं हम, ये हमारा ईस्ट पूर्वी घाट पर्वत है। यहाँ पे ये 16 डिग्री अक्षांश गोवा से होकर गुजर रही है। कहाँ से होकर गुजर रही है? 16 डिग्री अक्षांश गोवा से होकर गुजर रही है, जो कि 2 पार्टों में विभाजित करेगी, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। कितने पार्टों में विभाजित करेगी? नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। हम मान के चलते हैं कि ये जो सह्याद्री शब्द है ये महाराष्ट्र, कहाँ पे? महाराष्ट्र और अपने यहाँ महाराष्ट्र में सर्वाधिक यूज लिया जाता है सह्याद्री शब्द। किसके लिए? सह्याद्री शब्द महाराष्ट्र और कर्नाटक में सर्वाधिक यूज लिया जाता है पश्चिमी घाट पर्वत के लिए, वेस्टर्न माउंटेन के लिए। तो हम बात करते हैं नॉर्थर साउथ और नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री 2 पार्टों में विभाजित कर देते हैं। तो नॉर्थर सह्याद्री में 2 पहाड़ियाँ हैं, कलसुबाई की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। कलसुबाई की पहाड़ियाँ के बारे में बात करते हैं तो कलसुबाई की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में ही है। हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई की पहाड़ियाँ है। हाईएस्ट पीक ऑफ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक भी इसे ही कहा जाता है, कलसुबाई को। कोल्ड एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी
कलसुबाई की पहाड़ियों को कहा जाता है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथन सह्याद्री। साउथ सह्याद्री की बात करते हैं तो साउथ सह्याद्री की दो पहाड़ियाँ हैं, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख हाईएस्ट पीक ऑफ है साउथ सह्याद्री। कुद्रेमुख है जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ सह्याद्री। और नॉर्थ सह्याद्री की नॉर्थ सह्याद्री की कलसुबाई थी। और साउथ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? कुद्रेमुख। ब्रह्मगिरी की बात करते हैं तो ऑर्गन ऑफ द कावेरी रिवर्स। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ब्रह्मगिरी। कौन सा है? ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट है मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। कहाँ पे होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। वह कौन सा स्थान, क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार देखते हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ ए नीलगिरी तो डोडा बेटा हो जाएगा, जिसकी हाइट 2637 मीटर हो जाएगी। हाईएस्ट पीक ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा को माना जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी किसे माना जाता है? डोडा बेटा को माना जाता है। तो पहले किसे माना जाएगा? साइलेंट वैली में स्थित है, जिसे हम साइलेंट वैली में नहीं, वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, जिसे हम फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया माना जाएगा। यहाँ पर ही नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही एक साइलेंट वैली शीत घाटी स्थित है। साइलेंट वैली शीत घाटी यहाँ पर स्थित है, जो कहाँ पे? केरल में। ये जैव विभिन्नता और सदाबहार वन के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक स्थान है ऊटी उटक मंडल, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु पे। नीलगिरी की पहाड़ियों पे डोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? डोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अन्नामलाई की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अन्नामलाई। अन्नामलाई हिल्स, जो कि कहाँ पे है? केरल में। यहाँ की एक चोटी है अन्नामुड़ी। कौन सी चोटी है? अन्नामुड़ी, जिसकी हाइट 2697 मीटर है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ है केरल। केरल की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की भी ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? अन्नामुड़ी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, यह उसका भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि साउथर्न हिल्स ऑफ है इंडिया। इंडिया की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी मानी जाती है इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि केरल और तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पहाड़ी की बात करते हैं, जो कि तमिलनाडु पे स्थित है। पालनी पहाड़ी में एक स्थान है कोडाईकलान पर्यटक स्थान है, जो कि तमिलनाडु में है। सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। ईस्ट घाट माउंटेन की बात करते हैं तो इसकी एवरेज 600 मीटर है, लेकिन नदियों के प्रभाव के कारण नदियों ने इसको टुकड़ों में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट हम देखते हैं इसका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ओडिशा में स्थित है, जिसकी हाइट हो जाएगी 1501 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्ट घाट महेंद्रगिरी है, जो कि हाईएस्ट पीक पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। एक हो जाएगा मगधगिरी हिल्स, जो कि ओडिशा में स्थित है। नल्लामलाई हिल्स,
जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसकी एक पहाड़ी है अरमाकोंडा। कौन सी? अरमाकोंडा। उसकी हाइट हो जाएगी 1680 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @classes by मनमोहन। आप वहाँ पे भी जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।